अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल बंदूकें तो खामोश हैं, लेकिन पश्चिम एशिया में तनाव अब भी बरकरार है। संघर्ष विराम के बावजूद भरोसे की डोर कमजोर पड़ती दिख रही है। एक ओर बातचीत की कोशिशें जारी हैं, तो वहीं दूसरी ओर हमलों की। हॉर्मुज स्ट्रेट और इजराइल की भूमिका ने हालात को फिर से विस्फोटक बना दिया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कूटनीति इस संकट को थाम पाएगी या फिर क्षेत्र एक बार फिर से बड़े युद्ध की ओर बढ़ रहा है। क्या है वहां के हालात, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका और ईरान के बीच 2 दिन के ताबड़तोड़ हमलों के बाद बंदूकें तो खामोश हो गई हैं, लेकिन तनाव और अनिश्चितता के घंघोर बादल पूरे पश्चिम एशिया पर छाए हुए हैं। सैन्य कार्रवाई रुकते ही मध्यस्थ देश तनाव कम करने और बातचीत का रास्ता फिर से खोलने की कोशिश में जुट गए हैं। इस बीच अमेरिका ने कहा है कि वो अब भी ईरान के साथ बातचीत के जरिए समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक दोनों देशों के बीच तकनीकी स्तर की वार्ता जारी है और क्षेत्रीय मध्यस्थ बातचीत को पटरी पर बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि गुरुवार की रात ईरान धमाकों की आवाज से गूंजता रहा, लेकिन अमेरिका इनके पीछे अपना हाथ होने से इनकार करता है। अमेरिका ने ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई की अंतिम विदाई कार्यक्रम के दौरान करीब 170 ठिकानों को निशाना बनाया। परमाणु केंद्र से लेकर चीन और रूस से जोड़ने वाले रेलवे कॉरिडोर पर हमले किए। जवाब में ईरान ने खाड़ी देशों में कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। 17 जून को अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम को 60 दिनों तक आगे बढ़ाने और परमाणु समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत शुरू करने के लिए समझौता हुआ, लेकिन 20 दिन में ही ये MOU बिखरता दिखाई देने लगा। लेबनान युद्ध, होर्मुज स्ट्रेट, विदेशों में रोकी गई ईरानी धनराशि की वापसी जैसी अड़चनें शुरू से ही समझौते में दिखाई दे रही थी। जानकारों का मानना है कि इजराइल ने लेबनान से हटने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका के इजराइल और लेबनान के बीच अलग से सीजफायर के जोर ने MOU को कमजोर किया। इजराइल का लेबनान पर हमला जारी है। कतर में एक दौर की वार्ता के बावजूद ईरान को अब तक धनराशि नहीं मिल पाई है। होर्मुज ही एकमात्र रास्ता है जिसे ईरान दबाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। ईरान ने होर्मुज पर अपना नियंत्रण बरकरार रखने के लिए यहां से गुजरने वाले जहाजों के लिए अपने तट से लगा एक सुरक्षित मार्ग तय कर रखा है, जबकि अमेरिका ओमान के तट के साथ एक वैकल्पिक मार्ग का समर्थन कर रहा है। ईरान को डर है कि इस वैकल्पिक रास्ते से इस महत्वपूर्ण जलमार्ग में युद्ध के दौरान उसने जो दबदबा बनाया है वो कहीं खत्म न हो जाए। अमेरिका नहीं चाहता है कि ईरान किसी रणनीतिक जलमार्ग का एकमात्र संरक्षक बनकर उभरे। बस इसी खींचतान के चलते दोनों देश एक दूसरे पर कई बार हमले कर चुके हैं, लेकिन हालिया हमले बेहद भयावह थे, जिससे युद्ध के दोबारा भड़कने की आशंका बढ़ गई है। खबर ये भी है कि इजराइल ईरान पर फिर से हमला करना चाहता है। उसे ट्रंप के सिग्नल का इंतजार है। नेतन्याहू जल्द ही ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। इस बीच इजरायली खुफिया एजेंसी के अमेरिका को एक इनपुट देने का दावा किया जा रहा है, जिसमें ईरान द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की योजना के संकेत मिलते हैं। ये माना जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान पर इसलिए दोबारा हमला किया है। अब जो भी हो, दोनों पक्षों के बीच न तो युद्ध है और न ही शांति। असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आने वाले दिनों में ऊर्जा संकट किस हद तक गहरा सकता है। और आइए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान रवि जोशी जी जुड़ रहे हैं, जो कि विजिटिंग फेलो हैं ORF से। रवि जी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ सबसे पहला सवाल यही है कि अभी मौजूदा हालात क्या कहते हैं, पेच कहां फंसा हुआ है? क्योंकि अभी हमने बीते 2 दिनों में देखा कि किस तरह से ताबड़तोड़ फिर से युद्ध जो है वो चरम पर पहुंचता हुआ नजर आया, और उसके बाद फिर अब शांति की बात आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बातें हो रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमले भी हो रहे हैं। फिर उसके बाद हम इजराइल का एंगल भी देख रहे हैं कि वो कुछ और ही कह रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है, ये जो ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, खास तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच में अभी जो मौजूदा हालात हैं, वो किन पॉइंट्स पे सबसे ज्यादा फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये युद्ध अभी भी शांति की राह पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है? ये तो बहुत सही आपने कहा कि बातें भी चल रही है और युद्ध भी चल रहा है। ये बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि जुलाई 17 को स्विट्जरलैंड में बर्कनस्टॉक में जो समझौता हुआ है, उसके बाद सबको लगा कि ये पीस डील अभी थोड़ा जारी रहेगा, और उसमें अमेरिका ने ईरान के बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड्स को एक्सेप्ट कर चुके थे। तो उससे लगा कि ईरान अभी तो इससे संतुष्ट होगा और इसके बाद कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए उनको। फिर भी ये देखिए, अभी ये जो ईरान ने अपनी
कब्जा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर जो लगातार करना चाहती है, ये गलत बात है, क्योंकि ये अंडर द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज सभी ओशंस एंड ऑल द एंट्री पॉइंट्स, एक्सेस पॉइंट्स आर फ्री। उसमें कोई देश अपना शुल्क नहीं लगा सकता है, अपना कंट्रोल नहीं लगा सकता है, ठीक जी। है। और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी अब इंटरनेशनल वाटर है ये। इसके ऊपर सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, ओमान, इराक, ईरान, सभी देशों का हक है उसमें, ठीक है। ईरान ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ हमारा ही कंट्रोल में रहेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। और उसने एक रास्ता बनाया था कि सारे शिप्स इसी रास्ते में से जाएंगे, तो इस रास्ते में हम आपत्ति नहीं करेंगे, ठीक है। और कुछ शिप्स जो ओमान की तरफ से जा रही थी बिलो द रूट गिवन बाय ईरान, उसमें जो जा रहे थे, तो उनके ऊपर इन्होंने ड्रोन अटैक किया और उन तीनों शिप्स को ध्वंस किया, ठीक है। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपना एंगर दिखाते हुए, गुस्सा दिखाते हुए उन्होंने बोला कि अब हम विल कंटिन्यू टू बॉम्ब ईरान। और ये एक देश है, एक कैंसर है, ये लोग स्कम है, इनके ऊपर, इनके साथ में कोई बातचीत नहीं करने का फायदा नहीं है, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, ये करके उन्होंने अपना युद्ध फिर जारी किया। जी। और अमेरिकन सेंटकॉम जो है वहां पर उन्होंने अटैक किया, 90 साइट्स पर ईरान में अटैक किया, जिसमें IRGC साइट्स थे और कुछ मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके ऊपर उन्होंने अटैक किया। तो इसमें कितने लोग मारे गए ये तो ईरान न्यूज़ तो कभी बताता नहीं है, मगर काफी नुकसान हुआ है उनको। तो इसके बाद अभी आपका रिपोर्ट में सुनकर थोड़ा सा शांति हुआ कि अभी ये युद्ध थोड़ा रुक गया है, 2 दिन के युद्ध के बाद थोड़ा रुक गया है। तो और फिर बातचीत का रास्ता भी खुल सकता है करके ये आशा है। तो क्या ये इस्लामाबाद में वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस आएंगे या कहीं स्विट्जरलैंड में मिलेंगे, ये तो पता नहीं। मगर इससे ये एक बात साफ होता है कि ईरान के अंदर एक पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो उसमें देखिए IRGC करके एक है, उनका ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कोर, वो ईरान का एक पैरामिलिट्री फोर्स है और ये डायरेक्टली अयतुल्ला के ऑर्डर में काम करता है। अभी फिलहाल जब अयतुल्ला अली खमेनी का जो फ्यूनरल खत्म हुआ, उसमें IRGC ने देखा कि लाखों ईरानियन लोग उसको उसको प्रोसेशन में आए और उन्होंने मॉर्निंग किया। ये सब देखकर IRGC को लगा होगा कि ये सब ईरान देश हमारे साथ है, जबकि ईरान में बहुत महीनों से, बहुत सालों से प्रोटेस्ट चल रहा है अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द आर्मी। ओके, तो ये इन्होंने गलत समझ लिया। और मुस्तफा खमेनी जो अयतुल्ला अली खमेनी का बेटा है, उन्होंने अयतुल्ला बने हैं अभी, वो तो पूरा IRGC का पपेट है। उन्होंने ऑर्डर किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमारा कंट्रोल में रहेगा और हम इसके ऊपर जो भी शिप्स जाएंगे वो हम उनके ऊपर शुल्क लगाएंगे, ठीक है। ये बात वो जो नेगोशिएट कर रहे हैं अमेरिका के साथ, वो लोग उससे सहमत नहीं है। पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट पेजेश्कियान, मोहम्मद अली बाफ और अब्बास अराची फॉरेन मिनिस्टर, जो एक्चुअली US के साथ जो नेगोशिएट कर रहे हैं। So there is a clear-cut power struggle between the civilian leadership and the military leadership. ये मेरे को अभी नजर आ रहा है। और ये इस पावर स्ट्रगल में कौन जीतेगा, कौन हावी होगा किसके ऊपर। रवि जी, लेकिन एक चीज बात तो साफ हो जाती है कि चाहे अमेरिका की बात हो या ईरान की बात हो, खासतौर पर ईरान को जब हम देखते हैं तो वो एक पावर बटन के तौर पर हॉर्मूज को इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जितनी भी डील अभी तक हुई है और जितनी भी बातें अभी तक सुनने में आई हैं, जिन चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, वो कहीं ना कहीं हॉर्मूज के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आई है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अपनी मंशा से और साफ तौर पर जिसमें उनका फायदा नजर आ रहा है, उसी हिसाब से अमेरिका भी उस बटन का इस्तेमाल कर रहा है और वही काम ईरान भी करता हुआ नजर आ रहा है हॉर्मूज को लेकर? एक्चुअली अभी इस युद्ध में ईरान को एक रियलाइजेशन हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बहुत बड़ा वेपन है हमारे हाथ में। हम इसको जब तक कंट्रोल करते रहेंगे तो बाकी सारे देश, देखिए उन्होंने सैकड़ों शिप्स को वहां रोक दिया था, ठीक है, और कई 3 महीने के लिए रोका था, जिससे पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन दबाव में आ गया था। तो इनफैक्ट इंडिया ऑल्सो सफर्ड, यूरोप सफर्ड।
तो कई देशों में इससे बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और जी। हानि भी हुआ। ठीक है, ये इसको इसको कंट्रोल में नहीं रखना है करके अमेरिका का उद्देश्य है। हम्म। ठीक है, अमेरिका वांट्स दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टू बी ओपन एंड लाइक ऑल फ्री फॉर ऑल नेविगेशन। ठीक है, एंड इसी बात पर ये मामला अटका हुआ है अभी, क्योंकि जो अमेरिका ने जो युद्ध शुरू किया था वो अलग डिमांड्स थे, वो डिमांड्स तो कोई अमेरिका के सफल नहीं हुए। जैसे जी। रिजीम चेंज वो नहीं हुआ, जैसे न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन कर देंगे हम न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, वो पूरी तरफ से नहीं हुआ। वो अभी भी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी उनके पास है, वो अभी नहीं तो 3 साल बाद फिर शुरू करेंगे। तो ये सब इस युद्ध में अभी तक तो हाल में ऐसा लगता है कि अमेरिका विफल हुआ है। हम्म। ठीक है, और ईरान के डिमांड्स को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बोला कि हम आपके $200 बिलियन जो कतार में फंसा हुआ है उसको अनफ्रीज करेंगे और एक $300 बिलियन का रिकंस्ट्रक्शन फंड स्थापित करेंगे। ये सब उन्होंने एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसके बाद तो ये ईरान को युद्ध शुरू करने का कोई बात अवकाश नहीं बनता इसमें। हम्म। ये बहुत ज्यादा IRGC ने ये इस पर अग्रेशन कर रहा है और ये बहुत महंगा पड़ेगा ईरान के लिए। ऐसे में रवि जी चाहूंगा संक्षेप में, क्योंकि अगले टॉपिक के ऊपर भी हमें आगे बढ़ना है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अभी जो इजराइल की मौजूदा स्थिति है, क्योंकि हम एक तरफ से देख रहे हैं कि अमेरिका तो चलिए एक बार के लिए उसने मान लीजिए शांति के पक्ष पे आगे बढ़ता हुआ नजर आया, हालांकि हमले लगातार जारी होते हुए बीते दिनों में हमने देखे हैं, लेकिन इजराइल कह रहा है कि वो भी हमले करेगा। तो अगर अमेरिका ठहर जाता है फिर इजराइल हमला करता है, तो क्या ये युद्ध फिर से उसी मुहाने पे आके खड़ा हो जाएगा जहां से गोल गोल वो घूमते हुए नजर आ रहा है? ये आपने बहुत सही बोला कि देखिए नेगोशिएशन हो रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में, और उसमें इसराइल तो है ही नहीं। इसराइल इज नॉट अ पार्टी इन द नेगोशिएशंस। जी। जब मगर इसराइल चाहता है कि ईरान का पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो नहीं होने वाला है। ईरान तो बहुत बड़ा देश है, ठीक है। वहाँ 85 मिलियन पीपल रहते हैं, जबकि इसराइल सिर्फ 9 मिलियन का देश है, बहुत छोटा देश है। मगर वो पूरा इलाके में, पूरा रीजन में हावी होना चाहता है। जी। तो ये पूरा रीजन टॉलरेट नहीं करेगा। और इसराइल का जो डिमांड है, दूसरा डिमांड है हिजबुल्लाह को हम खत्म करेंगे, जो लेबनान में बैठा हुआ है, और वो लोग लेबनान में बॉम्बिंग जारी रखे हुए हैं, और ये ईरान के लिए एक रेड लाइन है। ईरान बिल्कुल, और ये तमाम ऐसे पहलू हैं जिन पर लगातार नजर रखी जा रही है और यही देखना जा रहा है कि आने वाला समय आखिर कैसा होगा। अमेरिका रुकता है तो कहीं इजराइल ना इस तरह से जो हमले हैं वो शुरुआत उसकी कर दे, तो कहीं ना कहीं जो पेच है वो कहीं ना कहीं बातचीत का जरिया तो एक निकालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब पहलुओं को ध्यान में रखते हुए देखना होगा कि आने वाला समय आखिर इस युद्ध को किस मोड़ पर लेकर जाता है और क्या टर्निंग पॉइंट वहां से निकलता हुआ नजर आता है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके पास वापस लौटेंगे अगले टॉपिक के साथ, क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो अगली खबर से रूबरू कराएंगे और उसी पर चर्चा करेंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होता है।